न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिंह ने एचपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। कैबिनेट के फैसले पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, मनमानी फीस वृद्धि पर लगेगी रोक। केंद्रीय मंत्री मनमोहन लाल खट्टर का बयान, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचपीएससी की हालिया परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हिंदी और इतिहास विषय के अल्टी सेंटर प्रोफेसर पद के लिए एचपीएससी ने परीक्षा आयोजित की थी, जहां हिंदी विषय की परीक्षा के केंद्रों पर बहुत सारे प्रश्न पत्र टूटे हुए और सील टूटी हुई हालत में प्राप्त हुए थे। ये गंभीर मामला है जिसे मैंने संसद में भी उठाया था। इसके बाद दबाव के चलते सरकार ने हिंदी विषय की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन इतिहास विषय की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, बल्कि उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। ये कदम सही नहीं माना जा रहा है। तत्वों के आधार पर अब ये मांग कर रहे हैं कि इतिहास विषय की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। साथ ही कांग्रेस सांसद ने ये भी कहा कि एचपीएससी के चेयरमैन को इस पूरे विवाद के लिए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हो सके। और वो विषय एचपीएससी से संबंधित आपने देखा कि अभी एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान लिए, जिसमें हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेकर हिंदी के इम्तिहान में बहुत से ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां सील टूटी हुई क्वेश्चन पेपर पहुंचे। वो बात मैंने उठाई और जब वो बात उठाई उसके बाद उस दबाव में आकर सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की परीक्षा को सरकार ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर हमारी मांग है कि ये परीक्षा भी निरस्त की जाए, और केवल निरस्त ही नहीं की जाए, एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, और पूरे एचपीएससी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं लागू हों उन पे कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पहले मैं इस परीक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताऊं, क्योंकि बहुत सा एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल आज मिला हमसे, जिन्होंने सारी बातें रखी। सबसे पहले तो 24 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिस्ट्री में 24 प्रश्न हूबहू उसी सीरियल नंबर में छत्तीसगढ़ में जो इम्तिहान हुए थे उनके यूं के यूं कॉपी करके 24 प्रश्न इसमें शामिल कराए गए। 100 में से 24 प्रश्न तो ये हो गए। उसके साथ कुछ प्रश्न उत्तराखंड के, अगली जो सीरीज थी वो उत्तराखंड के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में जो क्वेश्चन किए गए थे, हूबहू वो क्वेश्चन आ गए। और ये भी संदेह है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर थे जिन्होंने विशेष तौर पे इन क्वेश्चन पेपर्स का अपनी कोचिंग के समय जिक्र किया था। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया, जो एचपीएससी के से जुड़े हुए लोग और कई कोचिंग सेंटर भी, कईयों की भूमिका इसमें संदेह के घेरे में आ रही है। तो ये हमारे प्रदेश के नौजवान को इस बात की शंकाएं हैं, और इन शंकाओं को लेकर इसके साथ साथ इस इम्तिहान में भी बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो क्वेश्चन पेपर आए उनकी सील टूटी हुई थी, इसमें भी टूटी हुई थी, जैसे हिंदी में टूटी हुई थी, इसमें भी टूटी हुई। तो ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को लेकर जब लोग एचपीएससी चेयरमैन के पास पहुंचे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एचपीएससी चेयरमैन के अहंकार का, कि उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे तो सनकी होते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। जो एचपीएससी चेयरमैन
हरियाणा के इतिहास में पहला एक एचपीएससी चेयरमैन है जो हरियाणा के बाहर से लगाया गया है और किसी देश में, दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं है। और इनके कार्यकाल में और भाजपा की मौजूदा सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 75-80% एचपीएससी के माध्यम से लगने वाले क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे बाहर के प्रदेशों के लगे। कहां से क्या ये माफिया चल रहा, आप अंदाजा लगाएं। वो अब कह रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों के दिमाग खराब होते हैं, सनकी होते हैं हरियाणा के बच्चे। ऐसे चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि हरियाणा के बच्चों को यहां पर हरियाणा में एक ऐसा वातावरण दे कि उनको निष्पक्षता से अलग अलग नौकरियों में लगने का अवसर मिल पाए। तो ऐसा एचपीएससी के चेयरमैन को अपनी पद पे बने रहने का कतई कोई अधिकार नहीं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, आपने देखा लगातार पिछले कितने वर्षों से कितने पेपर लीक हुए। और पेपर लीक ही नहीं, एचपीएससी के दफ्तर में आपको याद होगा करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, रेट लिस्ट पकड़ी गई कि कौन से आप पद कितने राशि में बिकाऊ है। और अब ये मामला जो सामने आया है, इस सब के बावजूद सरकार जो कि तू अपने अहंकार में हरियाणा के नौजवान बच्चों के भविष्य को चौपट करने में लगी हुई है। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आज हमने मांग उठाई है दोबारा से कि पेपर निरस्त किया जाए, एचपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए या वो खुद इस्तीफा दे, एचपीएससी पे कानूनी कार्रवाई हो। अगर सरकार नहीं करती, जो ये हमने मांगे उठाई हैं, इन पे कोई कदम नहीं उठाती, तो आगे की हमारी क्या रणनीति होगी, क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट के फैसले पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, मनमानी फीस वृद्धि पर लगेगी रोक। दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा असर दिल्ली के अभिभावकों और छात्रा पर पड़ेगा। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने इस कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस निर्धारण और नियमित में पारदर्शिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक 1 अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि इसे उस तारीख से प्रभावित माना जाएगा, भले ही इसके बाद में अंतिम मंजूरी मिले। अब इस विधेयक की राष्ट्रपति के पास उनके सहमति के लिए भेजा जाएगा। आशीष सूद ने इस फैसले को दिल्ली के लोगों के लिए एक सुनहरा दिन बताया। इस विधेयक का उद्देश्य स्कूल फीस के निर्धारण और उसके विनियमन के अधिक पारदर्शिता लाना है, जिससे निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाई जा सके और अभिभावकों को राहत मिल सके। ये लंबे समय से दिल्ली में फीस वृद्धि को लेकर चली आ रही शिकायतों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की ये 8वीं कैबिनेट की बैठक थी और हर बैठक में पिछले महीनों में हर कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। उसी बात को आगे रखते हुए दिल्ली के एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले मेहनतकश माता पिता के बच्चों के भविष्य के लिए और उन माता पिता के शोषण को रोकने के लिए, जैसा मोदी जी सबका साथ सबका विकास का आह्वान करते हैं, जनता के जीवन को सुगम और आसान करने की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसको मानते हुए उससे प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल
25 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा और दिल्ली के माता पिता जिनके शोषण का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लगातार निर्बाध रूप से होता रहा है, उसको अंत करने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। आज दिल्ली की भाजपा की सरकार ने 27 साल बाद जो सत्ता में आई है, उसने अपना पहला कानून बनने के रास्ते को खोला है। प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के बाद ये कानून का रूप धारण करेगा और दिल्ली के माता पिता के जीवन का, उनके शोषण का, उनके जीवन को आसान करेगा, उनके शोषण को खत्म करेगा और हर प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन जो बड़े बड़े स्कूल आम आदमी पार्टी के शासनकाल में लगातार बड़े बड़े स्कूल जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ कर रहे थे, वो सब आज अंत हो गया। आज का दिन दिल्ली की जनता के लिए एक सुनहरा दिन है, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने उनके नेतृत्व, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश के रूप में जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री मनमोहन लाल खट्टर का बयान, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनमोहन लाल खट्टर ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके लिए अभी उनके पास 22 साल बाकी है। खट्टर ने जोर देकर कहा कि 2047 तब भी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और आने वाले वर्षों में पिछले दशक में हुई प्रगति को कई गुना बढ़ाने पर काम किया जाएगा। उन्होंने विकसित भारत का अर्थ समझाते हुए कहा कि इसका मतलब एक महत्वपूर्ण वैश्विक कदम हासिल करना है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, उद्योग, जीवन स्तर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बिजली क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री खट्टर ने बताया कि 2013 से 2014 में देश में बिजली की अधिकतम मांग 130 गीगावाट थी, वहीं 2024 से 2025 में ये लगभग दुगनी होकर 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2025 से 2026 के अधिकतम मांग 270 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को भी दर्शाता है। 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें 11 वर्ष पूर्ण हुए और जो टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को आने में 22 वर्ष और हैं, यानी एकदम डबल पीरियड और उसमें बाकी है। 25 और 22 2047। अल्टीमेटली मोदी जी ने जो हमारे सामने एक विषय रखा है, बाय 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है और आने वाले 22 वर्षों में जितना काम हमने 11 वर्ष किया है उससे कई गुना मल्टीफोल्ड काम और भी करना है। और जब विकसित भारत बनाने की बात है तो विकसित भारत का मतलब है कि देश का आर्थिक स्थिति से हम दुनिया में एक अपना आंकड़ा छू सकें, और अगर आर्थिकी बढ़ानी है तो उसके लिए ट्रेड, उसके लिए इंडस्ट्री, उसके लिए इकोनॉमिक्स, लोगों का जीवन स्तर, सब प्रकार को ऊंचा उठाना होगा। और इन सब कामों में अगर किसी एक डिपार्टमेंट की महती भूमिका है तो वो है पावर डिपार्टमेंट की, अर्थात ऊर्जा, अर्थात बिजली। ये सभी क्षेत्रों का केंद्र बिंदु एक फैक्टर है और उसी बिजली के ऊपर पूरा ध्यान मोदी सरकार ने 2014 से ही और देना शुरू किया है। अगर मैं इन आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि चीजें आंकड़ों के माध्यम से ज्यादा अच्छी प्रकार से समझी जा सकती हैं, तो उसमें चाहे हमारी जनरेशन है, हमारी ट्रांसमिशन है और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसी के आंकड़ों को ध्यान रखेंगे
तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं बात करता हूं पीक डिमांड की, क्योंकि डिमांड हमारा बेसिस है जनरेशन का, तो डिमांड जितनी होगी जनरेशन के हिसाब से बढ़ेगी। 2013-14 में डिमांड 130 गीगावाट थी, क्योंकि मेगावाट में फिगर बहुत बड़ी होती है, इसलिए साधारणतया ये सारे फिगर्स गीगावाट में आएंगे। और अभी जो पीक डिमांड पिछले वर्ष 2024-25 में गई है वो 250 गीगावाट गई है, लगभग डबल। और हमने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष का 24-25 का ये डिमांड 250 टॉप यानी गई है हमारी पीक डिमांड। 25-26 में ये डिमांड पीक डिमांड जा सकती है 270। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौथा आरोपी आनंद कुर्मी पर खुलासा, मकान मालिक विमला पटेल का बयान। मध्य प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है, जहां एक आरोपी आनंद कुर्मी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जिस मकान में वे किराए से रहता था, उसकी मालकिन विमला ने बताया कि आनंद कुर्मी पिछले 4 से 5 सालों से उनके यहाँ रह रहा था। विमला पटेल के अनुसार आनंद मजदूरी का काम करता था और उसका व्यवहार ऐसा कभी नहीं लगा कि वे किसी अपराध में शामिल हो सकता है। उन्होंने बताया कि आनंद मूल रूप से बीना का रहने वाला है। विमला पटेल ने आगे बताया कि करीब 20 से 25 दिन पहले पुलिस उनके घर आई थी, लेकिन तब तक आनंद वहां से जा चुका था। उनके जाने से पहले बताया जा रहा था कि वे घूमने जा रहा है। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और आनंद कुर्मी की तलाश जारी है। जी विमला पटेल। विमला पटेल। यहाँ कौन किराए से रहता था आपके? आनंद पटेल, आनंद कुर्मी। आनंद कुर्मी। हाँ। कब से रहता था और कितना किराए पे रहता था? ये 4-5 साल हो गए। जी। हाँ। क्या करता था? ये ऐसे ही काम मजदूरी करते और क्या। और परिवार में उसको कौन कौन था? परिवार मम्मी पापा एक और भाई था। आपने कब किराए पे दिया था? 4-5 साल से रह रहा अपने इधर ही। तो कभी ऐसा व्यवहार लगा उसका कि बदमाश है, गुंडा है या नहीं लड़ाई लगा। लड़ाई? नहीं, उसका बिल्कुल भी नहीं लगा। ये जो हत्या में सामने नाम आया है इसका, जी आपको कब मालूम पड़ा? जी अभी परसों ही के दिन पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कर सकता है? हम तो ये कहना चाहेंगे कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ, वो अभी तक ऐसा इतने साल हो गए, 4-5 साल हो गए अपने इधर रहता, अभी कभी नहीं लगा माने ऐसा कि ऐसा निकले कि ऐसा होए, कुछ भी कर सकता है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बीना साइड। बीना से है। हाँ। परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा भाई। भाई क्या करता है? भाई भी यही मजदूरी करते हैं। छोटा है, बड़ा है? बड़ा है। तो ये लोग कहाँ गए हैं? अभी गांव है। कौन से? वही बीना अच्छा। उधर। हाँ, क्यों चले गए लोग? वो उनके इधर कुछ कार्यक्रम था, उनके घर में परिवार है तो इसलिए गए थे वो। हाँ। तो पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी, कब आई थी? कल आए थे। क्या बोले पुलिस वाले? यही पूछ रहे थे कि कहाँ रहता है आनंद। हाँ, तो हमने बोल दिया कि इधर ही किराए से रहता मकान मालिक, यही पूछ रहे थे। अभी मकान पे ताला है? हाँ, अभी ताला तो लगा। चाबी किस कौन लगा के गया ताला? चाबी तो हमारे इधर रखी है। अच्छा। हाँ। तो ताला जब लगा के जाता था आपको दिया था? नहीं, अभी तो बहुत दिन से गए ना गाँव, तो उसका अच्छा, आनंद बाहर कब गया था, कितने दिन के लिए गया था? आनंद अभी हो गए 20-25 दिन हो गए होंगे। कहाँ गया था? ये तो बोल के गया था कि घूमने जा रहा है। कहाँ पर? अब ये नहीं बता अपन को कितनी तारीख को मालूम। गया था और कितने दिन में आया? ये तारीख का नहीं मालूम। कितने दिन में आया था वापस लौट? ये 7-8 दिन में आ गया था। 7-8 दिन बाद आया। हाँ। अच्छा, और भी कोई आता था उसके घर पे? नहीं, कोई भी नहीं दोस्त यार आया। इधर? नहीं नहीं, अपने घर पे कोई भी नहीं, अपन नहीं किसी को आने देते। 7-8 दिन के लिए बाहर जब गया था, हाँ, तो वापस आया तो कुछ उसका हाव भाव बदला हुआ नजर आया? कुछ भी नहीं आया उसका बदलाव। हाँ, माने अच्छा गया था, पूछा के घूमे आए, बोले हाँ घूमे कहाँ आए। गया था ये नहीं बताया? नहीं, ये अपन ने को नहीं बताया, अपन ने। हाँ बस। आपका नाम बता दीजिए। जी विमला पटेल। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद जीएम हरीश बाल योगी का बयान, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की विदेश यात्रा सफल। हाल ही में 5 देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और टीजीपी सांसद जीएम हरीश बाल योगी ने अपनी यात्रा को बेहद दिलचस्प बताया। उन्होंने कहा कि गुयाना, पनामा सिटी, ब्राजील, कोलंबिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उनकी यात्रा काफी सफल रही। इन सभी देशों ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और भारत के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। बाल योगी ने बताया कि शुरुआत में कुछ देशों ने पाकिस्तान में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। हालांकि जब भारत प्रतिनिधि मंडल ने उनके पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पूरी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया तो उनका रुख बदल गया।
उन देशों ने घटना की निंदा की और भारत के आत्मरक्षा के जवाब देने के अधिकार को स्वीकार किया। टीजीपी सांसद ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे अपने शुरुआती संदेश को वापस लेंगे, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी विधायकों और प्रतिनिधियों को भारत के साथ खड़े देखना बेहद उत्साहजनक था। ये यात्रा भारत की कूटनीतिक सफलताओं में एक सी मानी जा रही है, जिसने राष्ट्रीय मंच पर भारत के रुख को स्पष्ट किया है। So it was very interesting, the 5 nations that we have visited, from Guyana to Panama City to Brazil to Colombia and United States. All of the 5 nations also, they were able to, receive us with a very warmth, and they understood what has happened at Pahalgam incident, and they condemned it, as well as they said that you have the right to respond to it, and how we have done with Operation Sindoor. So all the 5 nations were able to stand by you. That was a very good response that we have received. There was a line about Colombia as well, because they changed their stance. Yeah. What they had earlier and after the delegation visit. How big is that diplomatic victory? That's actually a very huge for our delegation, because the thing was that initially when we reached to that particular nation, we have seen that they have given out a statement with the lives lost in Pakistan. But then after that, when we have met the legislative, we have met the representatives, when we have explained them the scenario from Pahalgam to Operation Sindoor, then they understood it and they said that yes, we stand by you and we will retract that message. And that was a very good, that was an achievement, big achievement by us. And JD Vance, they were meeting with the Vice President Vance as well. How did that meeting go? So it was interesting. He also condemned the Pahalgam incident, as well as he also expressed that you have the right to respond. And he's also, there's a lot of collaboration between India and United States. And furthermore, we're going to see, we are very happy with this delegation led by Mr. Shashi Tharoor. And all of us got to learn a lot from him. And as well as we were able to, all the 5 nations, we're very happy about how we have been received over there. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंब्रा घटना पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हुई हालिया घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 11 सालों में मुंबई की उपनगरीय रेलवे क्षेत्र में यात्री सुविधाओं, सड़कों और चौड़ी करने, एक्सीलेटर और पेयजल सुविधाओं में भारी निवेश किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी स्वीकार किया कि पीक आवर्स के दौरान मुंबई लोकल ट्रेनों की वाहन क्षमता कम पड़ी जाती है, जो एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि पीक आवर्स के दौरान हमारी वाहन क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए हमें इस मजबूत करने की जरूरत है। हम इस पर काम करेंगे। फडणवीस ने बताया कि रेल मंत्री ने विशेष रूप से उन ट्रेनों के दरवाजे न खोलने पर चिंता व्यक्त की है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि रेल मंत्री ऐसी ट्रेनों में दरवाजे लगाने के लिए काम करेंगे। इसके अतिरिक्त मुंबई की उपनगरीय रेलवे में ऐसी ट्रेनें लाने के प्रयास भी जारी है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने मुंबई की सबअर्बन रेलवे में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है। चाहे वो पैसेंजर एमिनिटीज हो, रेलवे के प्लेटफॉर्म का चौड़ाईकरण हो या उसकी लेंथ बढ़ाने की बात हो, चाहे एस्केलेटर्स हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, नई सिग्नलिंग सिस्टम हो, रूट स्ट्रेंथनिंग हो, नई लाइन डालने का काम हो, बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। लेकिन ये बात भी सही है कि पीक आवर्स में आज भी हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम पड़ती है, इसलिए उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। एक और वो स्ट्रेंथनिंग हम करेंगे। साथ में हमारे जो रेलवे मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारी ट्रेन्स है, इसमें चूंकि दरवाजे नहीं है, इसलिए इसमें इंसिडेंसेस ज्यादा होते हैं, तो इनको रेट्रोफिट करते हुए दरवाजे लगाने का काम वो करने वाले हैं। साथ साथ उसके वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा जाएगा और ये भी प्रयास चल रहा है
कि बड़े पैमाने पर मुंबई में सबअर्बन रेलवे में एसी ट्रेन्स को लाया जाए और एसी ट्रेन्स को लाते समय हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनके ऊपर टिकट का ज्यादा बोझा न बढ़े, इस दृष्टि से भी प्लानिंग चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वजाहत खान गिरफ्तार। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। समिष्टा पनौली के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी पर तृणमूल सरकार टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुणाल घोष ने वजाहत खान की गिरफ्तारी को एक कानूनी और प्रशासनिक मामला बताया है। उन्होंने कहा, ये एक कानूनी मामला है, ये एक प्रशासनिक मामला है। कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी की। घोष ने आगे कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस स्वाभाविक रूप से जांच के लिए उसकी पुलिस हिरासत की मांग करती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और उनके नेता सुकांत मंजुमादर की टिप्पणियों पर गंभीर राजनीति नहीं करे और उनका कोई महत्व नहीं है। कुणाल घोष ने ये भी याद दिलाया कि भाजपा की मांग है कि वजाहत खान को गिरफ्तार कराने की थी और पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके हाथ में वजाहत खान अरेस्ट हुआ है। तो लीगल मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, तो कोलकाता पुलिस अरेस्ट किया। शुभेंदु अधिकारी सुकांत मजुमदार ने कहा ये पीसी हुआ है, ये पीसी नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। ये देखिए, ये तो अगर किसी को कोई अरेस्ट हुआ तो पुलिस पीसी मांगता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अरेस्ट करने से वो लोग का मांग है अरेस्ट करना, पुलिस का ड्यूटी है अरेस्ट करना। पुलिस अरेस्ट किया ये भी उसको कमेंट करना पड़ेगा उसको। अच्छा, अरेस्ट के बाद यही होता है तो पीसी मांग करता है, पीसी लिया है तो वो भी इसका कमेंट करना पड़ता है। तो ये इसका भाजपा सुकांत बाबू का जो सब कमेंट्स है, ये कोई सीरियस पॉलिटिक्स नहीं है, ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकुमार राव की मालिक का पहला गाना नामुमकिन रिलीज। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार इस वक्त अपनी आगामी फिल्म मालिक से चर्चा में है, जिसमें एक्टर गैंगस्टर लुक में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अब निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना नामुमकिन रिलीज किया है। इस गाने के जरिए मिस वर्ल्ड विजेता और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर पहली बार स्क्रीन पर नजर आई है। मालिक फिल्म के निर्माताओं ने आज मंगलवार के दिन फिल्म का पहला गाना नामुमकिन रिलीज किया है। इस गाने के जरिए पहली बार फिल्म की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर की झलक ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है। गाने में दो रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं और इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। वे साथ में बहुत प्यारे दिख रहे हैं। नामुमकिन सॉन्ग को वरुण जैन, श्रेया घोषाल, सचिन जिगर ने मिलकर गाया है। वहीं इस गाने को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्विट्जरलैंड में पीयूष गोयल का संबोधन। भारत एक जीवित लोकतंत्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वयंसेव उद्योग दिवस को संबोधित करते हुए भारत की बढ़ती ताकत और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में गोयल ने भारत को एक जीवित लोकतंत्र बताया, जहां कानून का शासन कायम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र हमारी ताकत है। गोयल ने कहा कि जब भारत में मजबूत लोकतंत्र को युवा भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ जोड़ा जाता है और जब इस महत्वाकांक्षी आबादी तथा बढ़ती अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत मांगों को मिलाया जाता है तो एक अद्वितीय अवसर पैदा होता है। उन्होंने भारत की विविधता, उसकी विश्वसनीयता और एक निर्णायक नेतृत्व वाली सरकार की भी बात की, जो लोगों की बातें सुनने हैं और उन पर कार्य करती है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत अपने आर्थिक अवसरों को एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक महान शक्ति गुणक के रूप में देखता है। उन्होंने लोकतंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश, विविधता, मांग, निर्भरता और निर्णायक नेतृत्व को एक साथ लाते हुए इसे केवल एक 3D कहानी नहीं बल्कि 3D का एक वर्ग बताया। उनके इस बयान से भारत की वैश्विक स्थिति और आर्थिक क्षमता को लेकर विश्वास झलकता है। We are a vibrant democracy where the rule of law prevails, where Swiss business persons will never ever be discriminated against. You always have justice. You will always have recourse for any problem anybody in India may face. Democracy is our strength.
And when we couple that democracy with the demographic dividend of a young India, when we aggregate the demand that this aspirational population, that this growing economy presents, when we look at the diversity across India, when we recognize that India is a dependable country, a trusted partner for all of you, and when we see before our eyes a decisive leadership, a government that is listening, a government that acts and acts fast, a government that's willing to change the way people work, the way people think, the mindsets of 1 billion people is very difficult to change. But we look at our people, our economic opportunity as not a challenge, but a very, very great force multiplier for the future. This democracy, this demographic dividend, this diversity, this demand, this dependability, and this decisive leadership is not just a 3D story, but 3D squared. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल का हमला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विवादित, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लगाए गए प्रस्ताव को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पॉल ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव में जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया गया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, वोट बैंक की राजनीति करते हुए और 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करते हुए ममता बनर्जी ने जानबूझकर आज के प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का नाम हटा दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनके नेतृत्व में इस हमले को अंजाम दिया गया था, का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। भाजपा विधायक ने सवाल उठाया कि एक तरफ मुख्यमंत्री सशस्त्र बलों को बहुत सम्मान दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पुलवामा और बालाकोट के समय सशस्त्र बलों पर सवाल उठाए थे। पॉल ने आगे कहा कि उनके इस सवाल पर ममता बनर्जी गुस्से में आ गई और उन पर व्यक्तिगत हमला करने लगी। पॉल ने अपनी पहचान को लेकर कहा, मैं एक गवित फैशन डिजाइनर हूँ और मैं पिछले 23 सालों से ये काम कर रही हूँ। वे मेरा अपमान नहीं कर रही है, बल्कि मेरे उद्योग के कर्मचारी भी इसका जवाब देते हैं। वही व्यक्तिगत हमले पर उतर आती है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र पर्पसफुली नहीं किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते करते 33% मुसलमान वोट बैंक को खुश करते करते डेलिबरेटली ये आज का रेजोल्यूशन में ऑपरेशन सिंदूर का नाम डिलीट कर दिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका नेतृत्व में ये लड़ाई हुआ, ये लड़ाई तो नहीं बोलेंगे, अटैक हुआ, इसको भी कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं किया गया, डेलिबरेटली किया गया। और इसी का प्रश्न हम लोग उठाए हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री आप बहुत सम्मान दे रहे हैं हमारे सेना बाहिनी को, और दूसरे तरफ आप ही पुलवामा और बालाकोट का टाइम हमारे सेना बाहिनी को लेकर आप प्रश्न किए थे कि सच में हुआ, सच में ये किया गया। तो आज हम जब ये इन प्रश्न उनके सामने रखे तो वो इतना गुस्सा हो गए कि मुझे व्यक्तिगत आक्रमण में वो नीचे आ गए। आज हम फैशन डिजाइनर है उसको बोल के वो अपमान किए। अरे हम बहुत गर्वित फैशन डिजाइनर है, 23 साल हम फैशन डिजाइनिंग कर रहे, और मुझे अपमान करके सिर्फ मुझे ही अपमान नहीं, हमारे इंडस्ट्री को जितना मेरा कारीगर, हमारे जो कपड़ा डाई करते हैं, हमारा जड़ी का काम करते हैं, हमारा जो वीवर है, सबको आप अपमान किए हैं। तो ये ममता बनर्जी जब उनका कोई जुक्ति माने कोई क्या बोले पॉइंट्स उनका गुम हो जाता है, वो उत्तर नहीं दे पाते, तब वो व्यक्तिगत आक्रमण में आप जाते हैं। हम ये प्रश्न रखे थे कि 2008 साल में जब यूपीए का सरकार था और मनमोहन सिंह का वो कांग्रेस सरकार में आप मंत्री थे, जब 26/11 का अटैक हुआ था तो आप बदला क्यों नहीं लिए?
आपका सरकार क्यों नहीं बदला लिए? आज आप इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे, आज आप मोदी जी का नाम, तब भी तो यही जो मिलिट्री है, तभी तो वही मिलिट्री था, लेकिन आप लोग का नियत खराब था, आप लोग का वो माने क्या बोले इच्छा नहीं था। तो ममता बनर्जी क्या बोलेंगे इसमें कुछ नहीं आता जाता। 140 करोड़ भारतवासी को मालूम है आज हमारे महिला का सिंदूर का जो मर्यादा ये हमारे प्रधानमंत्री जी रखे हैं। चुनाव से पहले आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत स्थिति की पूरी समझ बने, थरूर का दावा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में 5 देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी यात्रा को सफल बताया। थरूर ने कहा कि उन्होंने हर जगह उच्च स्तरीय बैठकें मिली और उनकी स्थिति की पूरी समझ बनी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी यात्रा थी। जिस तरह से हम 5 देश में गए थे उनमें से हम सभी बहुत खुश थे। थरूर ने ये भी बताया कि उन्हें हर जगह अच्छे परिणाम मिले, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे बहुत वरिष्ठ वार्ताकारों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बैठकें शामिल थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधिमंडल अपनी स्थिति के बारे में पूरी समझ बनाने में सफल रहे, जिसमें पहलगाम से शुरू हुई घटना और भारत की प्रक्रिया भी शामिल थी। थरूर ने कहा, हमने जिन लोगों से बात की उनमें से कई ने हमारी प्रतिक्रियाओं में दिखाए समय के लिए सम्मान व्यक्त किया। थरूर ने आगे कहा, मैं कहूँगा कि हम इस स्थिति में बहुत अच्छी तरह से बाहर आए। उन्होंने सांसदों को विदेश भेजने के उद्देश्य को भी स्पष्ट किया, जो कि राजनीतिक सीमाओं पर भारत की एकता को दर्शाता था। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी, विधायकों, राय निर्माताओं, मीडिया और प्रवासी समुदाय को भी प्रभावी संदेश देना भी इसका लक्ष्य था। थरूर ने कहा कि ये सब बहुत अच्छी तरह से पूरा किया गया। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, भगवान का शुक्र है हमने वहाँ किया जो हमें करने के लिए वहाँ कहा गया था और हम काफी थके हुए और काफी खुश होकर लौटे हैं। I think it was a very good visit. We were all very pleased with the way in which the 5 countries we went to received us. We thought we had good results everywhere, high quality meetings, presidents, prime ministers, vice presidents, very senior interlocutors everywhere. And at the same time, there was complete understanding and support for our position, for why this whole thing had been triggered off at Pahalgam, what our reaction had to be. In fact, many of the people we spoke to specifically expressed respect for the restraint we had shown in our reaction. So I would say that we have come out of this extremely well. And as far as the government is concerned, I think the purpose of sending MPs to both demonstrate the unity of India across political lines and at the same time to deliver an effective message to government officials, legislators, think tanks and opinion makers, as well as media, and where appropriate the diaspora, all of this was very thoroughly fulfilled. So I would say that, touch wood, we have done what we were asked to do and we're coming home reasonably exhausted and reasonably happy. You had an interesting meeting with Colombia. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ममता ने पहलगाम हमले को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश की जनता को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है, इसीलिए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। ममता बनर्जी ने इस हमले को केंद्र की पूरी तरह से विफलता और लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हमला हुआ उस समय वहां पर सुरक्षाकर्मी क्यों मौजूद नहीं थे। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के 11 साल पूरे, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया संविधान कमजोर करने का आरोप, कहा किसानों की हालत बुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में मीडिया से संवाद कर रहे हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलें, पार्टी और जोरदार पलटवार दिया गया है। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु
अवस्थी ने कहा कि ये कार्यकाल देश के लिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वहीं अब भारत में बेरोजगारी दर 45% से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और सरकार के उद्योगपति मित्रों ने 9 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर भेज दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। राहुल गांधी और कर्नाटक के शीर्ष नेताओं की बैठक दिल्ली में। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के पीसीसी प्रमुख और राज्य प्रभाकरी ने आज मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 12 जून को कर्नाटक में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना रिपोर्ट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था। वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का मानना है कि जाति जनगणना पर कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संवैधानिक रूप से सहमति होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि आंकड़ों को लेकर कुछ वर्गों में आशंकाएं हैं। इस आशंकाओं को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक सरकार को सुझाव दिया है कि वे निर्धारित समय के भीतर से जनगणना करे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और बेंगलुरु में हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा हुई। वेणुगोपाल ने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष ने पार्टी नेतृत्व को इस घटना और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अतिरिक्त वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार धन आवंटन में कर्नाटक की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। मोदी सरकार कर्नाटक के साथ अन्याय कर रही है। Chief Minister of Karnataka and PCC President of Karnataka, along with the in-charge General Secretary, we all met together and discussed in details. Basically, 2-3 issues came out during the discussion. One is relating to the caste census, which Karnataka government going to be discussed on 12th special cabinet. In caste census issue, Congress party is thinking that whatever Karnataka government has done on caste census, that has to be agreed in principle. But there are some apprehension from some section of the communities and people about the counting of the caste census. Since the caste census was done by the Karnataka government 10 years before, the data has been little bit old. Therefore, we are suggested to the Chief Minister, Congress party suggested to the Chief Minister, do a re-enumeration process within stipulated time, like 60 days, 70 days, 80 days, whatever Chief Minister and government is thinking, do a re-enumeration on these numbers. This is what will be decided on caste census. Chief Minister will tell in details about that. Number 2, we discuss about the current political situation, including the unfortunate tragic incident which happened in Bangalore. CM and PCC President briefed the leadership about the incident and the action taken by the government on post-incident. Certainly, we are very much concerned about every human life. We are the party are very much matter about the human life. Unfortunate incident happened. Anyway, government of Karnataka has already ordered a judicial inquiry to find out what exactly happened. During the course of judicial inquiry, party didn't want to involve into the nitty-gritty of the issue, but generally, party has clearly viewed that there should be a clear-cut pro-people attitude on this issue also. Other issues, I think so, not many issues came out today. Basically, the central government attitude was one of the most important things. We were completely neglecting the state of Karnataka on plan allocation.
You see the central plan allocation to the state of Karnataka is totally unacceptable. They are marginalizing Karnataka into a corner. This is an injustice to the people of Karnataka, basically. The Modi government is doing this type of injustice to a state like Karnataka is not at all acceptable. It is an injustice to the people of Karnataka. These are all the things we discussed majorly. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रमुख अब्दुल्ला ने हाल ही में नवेगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में यात्रा का अनुभव लिया। अपनी यात्रा के बाद उन्होंने इस ट्रेन के महत्व पर प्रकाश डाला। अब्दुल्ला ने कहा, इस ट्रेन से न केवल हमारा पर्यटन बल्कि व्यापार भी बढ़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वंदे भारत जैसी कनेक्टिविटी से जम्मू कश्मीर के उत्पादकों को दूर दराज के बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, हमारे उत्पादक कल्याण कुमारी, पटना, कोलकाता, मुंबई तक पहुंचेंगे, जिनसे हमें बहुत लाभ होगा। अब्दुल्ला का मानना है कि रेल सेवा क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। न सिर्फ टूरिज्म को, हमारे ट्रेड को, हमारा फ्रूट ट्रेड जो है वो अब आसानी से कन्याकुमारी तक पहुंचेगा, मुंबई तक पहुंचेगा, कोलकाता, पटना, जो भी इलाके हैं, रेल से तो सारा वतन जुड़ा हुआ है, हर जगह वो पहुंचेगा, उससे भी हमें फायदा है। आखिरी सवाल जो है, पूरा जम्मू कश्मीर जो है काफी समय से उम्मीद लगाए बैठा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा, तो इंशाल्लाह कदम उसी की तरफ है, जरूर मिलेगा। वो भी दिल की दूरी को और दिल्ली की दूरी को कम करेगा। आपका कि एक दिन रियासत का रिश्ता बाकी इलाकों से हो जाए और ये रेल उसको पूरा कर रही है। मैं इसमें उन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने इसमें काम किया। शुरू से ही सबकी तमन्ना थी। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने इसमें योगदान दिया। उससे पहले हमारे जाफर शरीफ से रेलवे मिनिस्टर ने 100 करोड़ रखा था, पहले 5 करोड़ रखा था, उससे फिर ये उधमपुर पहुंचे। उसके बाद ये कारवान चलता गया, मनमोहन सिंह जी ने इसको आगे चलाया। वाजपेयी जी ने, उनका ये ख्वाब था कि वो रेल में कश्मीर आए, नहीं हो सका, और उसके बाद मोदी जी ने इसको पूरा किया। और मैं उनका मशकूर हूँ जिन इंजीनियर्स ने हमारे ये पुल बनाए हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचा पुल है, आज तक कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं है। उनका मशकूर हूँ जिन्होंने इसको बनाने में मेहनत की और ये पुल तैयार हुए, जिससे कि हम आज न सिर्फ कटरा और जैसे आपने सही कहा कन्याकुमारी तक, मुंबई तक, कलकत्ता और आसाम तक रेल से जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि सयाह आसानी से आ सकें, टूरिस्ट आ सकें, और हमारा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। रेल ही थी जो कभी बंद नहीं होती, बर्फ़ पड़े या कुछ हो, जहाज़ तो बंद हो जाता है, हमारी सड़क बंद हो जाती है, मगर ये रेल एक चीज़ है जो उसको 24 घंटा खुला रखे। हमारे मरीज़ हैं जिनको दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई जाना पड़ता है, वो आज अब आसानी से इस रेल से जा सकते हैं और उनका खर्चा कम होगा। मैं ये भी कहूँ आपसे, आज इसमें सफ़र करते हुए मुझे खुशी हुई, जो खाना इसमें देते हैं, कि सफाई से वो खाना है, कितना लजीज है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं केटरिंग के डिपार्टमेंट को मुबारक करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा खाना लोग को दिया यहाँ, और उम्मीद करता हूँ इसको इसी तरह से रखेंगे और ये रेल इसी तरह से साफ शफाफ होगी। मैं मुबारक करता हूँ सबको। ऐसा मानते हैं कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कश्मीर के साथ जो है इससे कम होगी?
ये तो एक कदम उसी तरफ है, उस दूरी को दूर करना। ये तो पहला कदम है। अभी बहुत से कदम लेने हैं जिनसे वो दूरी दूर हो जाए। तो अभी अगले महीने से श्री अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। वहाँ पार्वती जी भी हैं, वहाँ गणेश जी भी हैं, तीनों के दर्शन करेंगे और न सिर्फ अपने लिए दुआ ले जाएंगे बल्कि वतन के लिए दुआ करेंगे कि हम तरक्की की तरफ चलें, भाईचारे की तरफ चलें और दोस्ती की और मित्रता की तरफ चलें। अब वक्त तो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए शाम की तमाम बड़ी खबरें मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।